हेलो डियर लर्नर्स, आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना, इम्पॉर्टेंट नोटिस कि जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है, गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे बोर्ड अथॉरिटी की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम हो सकते हैं। और जहाँ तक हम मान रहे हैं कि एग्ज़ाम 15 दिसंबर से ही होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 15 दिसंबर से कौन सा एग्ज़ाम होगा पहले। इसी चैनल पर इंगबी पर एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशली मैथ का एक क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर को मैं एक एक करके कवर करूँगा। और ये बाकी अलग जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सभी तो नो डाउट बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहेगा। मैं बहुत जल्दी और बहुत कम समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स रहेंगे जिस भी चैप्टर से, सपोज़ कीजिए एक कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में जितने भी रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं सम्स के, उन सभी टाइप्स को मैं बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में समझाते हुए चलूँगा, ट्रिक्स के थ्रू और शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू समझाते हुए चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो क्लास पसंद आए, और उसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये वीडियो कल ही मैं अपलोड करूँगा, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बेहद इम्पॉर्टेंट होगा, और टू द पॉइंट मैं चीज़ बताऊँगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बेहद ज़्यादा चांस रहेगा आने का, बहुत ज़्यादा चांस रहेगा आने का, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और डिटेल में समझेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कल से ही स्टार्ट होने जा रहा है। कल ही मैं एक पहला चैप्टर लेकर आऊँगा इसी चैनल पर, इंगबी पर। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो जो होगा वो बाकी लोगों के, मतलब बाकी वीडियो से डिफरेंट इस तरह से होगा कि उसमें जो डिटेल्स होगा, उसमें जो ट्रिक्स होगा, या फिर उसका जो मेथड होगा, वो सबसे यूनिक होगा। और हम बहुत कम समय में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्या है कि हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लेते हैं, वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जो ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम में लड़ेगा, बस वही चीज़ हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल मेरे वीडियो को पसंद कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। और हाँ, ये सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही नहीं, बल्कि एसएससी, सीपीओ, एसआई, सभी एग्ज़ाम्स के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है। तो कृपया आप इस वीडियो को आप शेयर करें, ये नोटिस आप सभी लोग ये कर लें। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में और एक भी टाइप नहीं छोड़ने वाला हूँ। हर टाइप को मैं कवर करवाऊँगा, हर चैप्टर के हर टाइप को कवर करवाऊँगा। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट का, आप सभी के प्यार का। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब भी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक यू। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का क्लास। Hey guys, welcome to Ingbi. This is Manish, and in today's class we will learn about how to use preposition with relative pronoun or relative pronoun with preposition. हम relative pronoun को समझ चुके हैं और पिछले वीडियो में इस चीज़ को अच्छी तरह से देख भी चुके हैं। अब relative pronoun के साथ preposition को किस तरह से तालमेल बैठाकर यूज़ करते हैं सेंटेंस में, इस चीज़ को देखते हैं। और इससे रिलेटेड एरर्स जो हैं काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हो चाहे सीएचएसएल का हो, इसमें पूछे जाते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम और या फिर आपका एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप इस टॉपिक को बहुत डीप से, बहुत अच्छे तरह से समझने की कोशिश करें। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्लास में हम समझेंगे कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसके साथ हम प्रीपोजिशन को लेकर चलते हैं, एक ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, विथ प्रीपोजिशन मैंने हेडिंग किया है, मैं आप लोगों को समझाऊँ। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस कहा, ठीक है। सेंटेंस है, इट वाज रोहन हु निशा gave the
कीज टू। अभी सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसका क्या अर्थ है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। इट वॉज रोहन हु निशा गेव द कीज टू। ठीक है, यहाँ पर हु जो है हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, और टू जो है हमारा प्रीपोजिशन है। ये हमारा प्रीपोजिशन है और ये हमारा प्रोनाउन है। क्लियर है? अब इट वॉज रोहन, इसका प्लेस हम समझेंगे, प्लेसमेंट जो है सही है कि नहीं। तो मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि हु, हुज, हुम और विच, इन सब के साथ आप प्रीपोजिशन को, इन सब के साथ जो है प्रीपोजिशन को या तो पहले रख सकते हैं या फिर आप इन्हीं सभी चीज़ों के, इन्हीं सभी चीज़ों से बनने वाले जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं उसके एंड में आप प्रीपोजिशन को रख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये दो रूल है आपको जो कि समझने हैं। पहला नंबर कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या तो आप प्रीपोजिशन को उसके पहले रख सकते हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन को प्रीपोजिशन को बाद में रख सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस में अंतर क्या है, तो ये जो है अगर आप पहले रखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर प्रीपोजिशन को रखते हैं तो ये सेंटेंस आपका फॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आप रखते हैं तो ये सेंटेंस आपका इनफॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, इनफॉर्मल कहलाएगा। बस इतना सही अंतर है। ग्रामेटिकली दो बोथ आर करेक्ट, लेकिन क्या है, आप ये वाला जो है थोड़ा ओल्ड फैशन मतलब बोल सकते हैं या फिर ओल्ड हो चुका है मेथड, और ये जो है ये आपका मॉडर्न मेथड है, या फिर अभी करंट में इसको यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप इसका दोनों ही ग्रामर में अगर आप यूज़ करते हैं, सेंटेंस में अगर आप यूज़ करते हैं तो दोनों ही तरीका को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखें, मैंने सब लिखा लेकिन मैंने दैट नहीं लिखा। दैट एक ऐसा प्रीपोजिशन है, सॉरी एक ऐसा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसके पहले आप कभी भी, जिसके पहले प्रीपोजिशन जो है इसका यूज़ कभी ना करें। ठीक है, कभी नहीं। दैट के हमेशा बाद, मतलब दैट क्लॉज जहाँ ख़त्म होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर आप इसका यूज़ करें, प्रीपोजिशन का यूज़ करें हमेशा। ठीक है, ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है। अभी इस तरह से मैं इसको बताऊंगा तो आप हो सके तो कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इट वाज रोहन हु निशा गेव द कीज टू। मैंने कहा था कि हु के पहले भी आप प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हु के पहले प्रीपोजिशन नहीं है। या फिर रिलेटिव क्लॉज के एंड में आप यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज के एंड में आप प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिव क्लॉज के एंड में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में एक रिलेटिव क्लॉज जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो जा रहा है, तो वहाँ से जब रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा। तो वो स्टार्ट जब होगा वहाँ से तो उसके लिए नहीं हमको यूज़ करना है, बल्कि पहला रिलेटिव क्लॉज जो जहाँ एंड होगा, पहला रिलेटिव क्लॉज जहाँ एंड होगा वहाँ पर आपको प्रीपोजिशन लगाना है। क्लियर है? मैं उस तरह का भी एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने लिखा, ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। इट वॉज रोहन हु निशा गेव द कीज टू, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अगर हम इसको मॉडिफाई करके और दूसरे तरीके से लिखते तो हम कैसे लिखते, इट वॉज रोहन टू होम। ठीक है, टू होम, यहाँ पर देखें मैं एम को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, टू होम निशा गेव द कीज। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है, हम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज़ किए हैं प्रीपोजिशन को। ठीक है, इट वॉज रोहन टू होम निशा गेव द कीज, जिसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टू जो प्रीपोजिशन है, ये इसके पहले जो रोहन है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है और इसी कॉम्प्लीमेंट के लिए ये यूज़ हुआ है। ठीक है, हम बोलते नहीं है कि टू जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है किस प्रीपोजिशन का, टू का। ये कॉम्प्लीमेंट है इस प्रीपोजिशन का, टू का। ठीक है, अगर प्रीपोजिशन यहाँ रहता है तो भी इसके लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सॉरी इसके लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रोहन। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। इट वॉज रोहन, किसको दिए, तो रोहन को, टू रोहन। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला, इसमें क्या है, हु, हुज, हुम, व्हिच और दैट, ये जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, हु, हुज, हुम, व्हिच और दैट, ये सभी जो हैं
ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन हैं और ये सभी आपका प्रीपोजिशन के साथ यूज़ किया जा सकता है, इन सभी का विथ प्रीपोजिशन। चलिए देखते हैं कि करके। आई मेट माई अंकल फ्रॉम होम आई आस्क्ड फॉर मनी। मैं अपने अंकल से मिला फ्रॉम होम, जिनसे मैंने पैसा चाहा, मतलब मांगा। आई आस्क्ड फॉर मनी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये हमारा जो है होम, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन ये रहा हमारा। तो क्या ये सेंटेंस सही है? आपको क्या लग रहा है सेंटेंस देखकर कि इसका पोजीशन जो है सही है? हाँ, ये पोजीशन सही है। मैंने आपको क्या बताया कि हु, हुज, होम और विच, जनरली हुज, होम और विच के साथ हम प्रीपोजिशन को, रिलेटिव क्लॉज को शुरू करने से पहले, रिलेटिव क्लॉज यहाँ से शुरू हो रहा है, इस रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है उसके ठीक पहले आप प्रीपोजिशन को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किए। और रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंड में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये फ्रॉम दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे अगर लिखते हैं तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन आप उसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई मेट माई अंकल whom I asked for money from। ठीक है, हम क्या किए कि फ्रॉम को लास्ट में हम लिखे। हम फ्रॉम को लास्ट में लिख सकते हैं या फिर फ्रॉम को हम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिख सकते हैं। याद रखने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये जो सेंटेंस है, अगर आप पहले लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर आप प्रीपोजिशन लिखते हैं तो ये आपका फॉर्मल कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? फॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। और आई मेट माई अंकल होम आई आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन को लास्ट में प्लेस करते हैं तो ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन ये आपका इनफॉर्मल कहलाएगा, फॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है, डिपेंड करता है कि आप कैसा बोलना चाहते हैं। बोलचाल की भाषा में दोनों ही ग्रामेटिकल सही है, ठीक है। आप प्रीपोजिशन को लास्ट में लगा सकते हैं, प्रीपोजिशन को पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के ही आगे पीछे हम लगा सकते हैं। अब एक और चीज़ क्या कि यहाँ पर देखें, ये जो होम है, अगर आप पहले लगा दिए, प्रीपोजिशन यहाँ पहले लगा दिए, तो यहाँ पर होम लिखना ही सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रीपोजिशन को लास्ट में प्लेस करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के एंड में प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर आप होम के जगह पर हु भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इनफॉर्मल हो जाएगा। यही वो क्लॉज है, मतलब यही वो सेंटेंस है, ये फार्मूला है जिसका यूज़ जनरली अमेरिकन करते हैं। मतलब बोलचाल के लिए आप यहाँ पर बोल सकते हैं, इंडिया में भी बोला जाता है। यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है वो यूज़ कर लेते हैं हु, लेकिन आप यहाँ पर होम अगर है तो होम को ही यूज़ करें, हु को नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में आ जाता है, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में अगर आपको दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हम होम यूज़ करेंगे, हम हु को नहीं यूज़ करेंगे। और प्रीपोजिशन को आप एंड में रखें या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हु से बेटर जो है होम होगा अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इज़ दैट द मैन होम सी अराइव्ड विथ। क्या ये वही आदमी है, वही व्यक्ति है जिसके साथ वो पहुंची थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने होम जो प्रीपोजिशन है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, उसको हमने यूज़ किया। तो होम रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोगों ने यूज़ किया और हमने प्रीपोजिशन को लास्ट में लिखा। तो क्या ये सही है? इस तीनों कैटेगरी में आ रहा है? हाँ, आ गया। हुज, हु, विच, हु के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा भी, ठीक है। तो हमने प्रीपोजिशन को लास्ट में यूज़ किया, ये सही है, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। तो इज़ दैट द मैन होम सी अराइव्ड विथ, क्या ये वही व्यक्ति है जिसके साथ वो पहुंची थी किसी पार्टी में, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर सही है। अगर हम इसको दूसरे तरह से लिखते, ये सेंटेंस सही है, याद रखेंगे सेंटेंस सही है। इज़ दैट द मैन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर हम आर्टिकल जो है सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को पहले से जानते हो, उसके बारे में ही बात हो रहा है, यानी कि ये आपका डेफिनाइट हो गया, मतलब हम निश्चित हो गए कि ये कौन सा व्यक्ति है, और उस केस में हम डेफिनाइट आर्टिकल यूज़ करते हैं जो कि द होता है, ठीक है। इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। द मैन with whom she arrived, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा सही हो गया, she arrived।
हम क्या किए, सिर्फ प्रीपोजिशन को रिलेटिव प्रोनाउन को पहले लाकर रख दिए। प्रीपोजिशन को आप लास्ट में रख सकते हैं, प्रीपोजिशन को पहले रख सकते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के ही आगे या फिर पीछे आप रख सकते हैं। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और बात कि इस सेंटेंस में मैंने जो आपको ये है सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एडिशनल सब्जेक्ट हम इसको बोलते हैं, अदर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मतलब बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी आप बोलिए, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसका इस सब्जेक्ट से कोई लिंक लेना देना नहीं है। और मैंने ये भी बोला था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब या फिर कोई सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का टुकड़ा आ सकता है, सेंटेंस आ सकता है, या फिर आप देखें एडवर्ब भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर होम के बाद ये अलग सेंटेंस हो जा रहा है जिसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ट्री अंडर विच वी हैड आवर पिकनिक वॉज द लार्जेस्ट इन द पार्क। तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखा हुआ है, द ट्री अंडर विच वी हैड आवर पिकनिक, इस पेड़ के नीचे हम लोगों ने पिकनिक किया था, वॉज द लार्जेस्ट इन द पार्क, यही वो ट्री है जो पार्क में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में हम लोगों ने विच रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किए। हम देख रहे हैं द, ये रहा सॉरी, तो इसके पहले हम जब देख रहे हैं तो ये हमारा प्रीपोजिशन मिल गया हमको, ठीक है, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस एकदम सही है इसके लिए, ठीक है, इस सिचुएशन पर। तो ये अगर अंडर जो है इसको हम यूज़ करते तो कहाँ यूज़ करते, सेंटेंस के एंड में अगर यूज़ करते तो कैसे करते, सेंटेंस के एंड में नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन के एंड में, द ट्री अंडर विच वी हैड आवर पिकनिक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो है सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस को वॉज द लार्जेस्ट इन, ये हम एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। वी हैड आवर पिकनिक, हम यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म होता है, अब फिर से एक सेंटेंस को हम यहाँ से जोड़ रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज के थ्रू ही हम जोड़ रहे हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए ये जो अंडर है, इस अंडर को आप यहाँ पर लाकर रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर लास्ट में आप अंडर करते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप चाहें तो अंडर को आप यहाँ रखें या फिर यहाँ रहने दें। अगर यहाँ रखते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द ट्री विच वी हैड आवर पिकनिक अंडर वॉज द लार्जेस्ट इन द पार्क, ठीक है। आप लास्ट में नहीं रखें, मैंने आप लोगों को बताया क्या कि हम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो प्रीपोजिशन आ रहा है, ये प्रीपोजिशन हम रिलेटिव क्लॉज जहाँ एंड हो रहा है, तो रिलेटिव क्लॉज हमारा यहाँ से विच से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और ये चलते चलते कहाँ तक? यहाँ तक आकर ख़त्म हो गया। यहाँ से फिर से दूसरा भाग जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा भाग जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस जहाँ पर ये रिलेटिव क्लॉज खत्म हो रहा है, शेष हो रहा है, वहीं पर हम अंडर को जाकर रख सकते हैं, या फिर हम इसके पहले तो रख ही सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर लास्ट में जाकर रख सकते हैं। लेकिन सेंटेंस के एंड में सोचेंगे एकदम रखें तो नहीं रख सकते हैं। अगर यही हमारा एंड होता है सेंटेंस का तो हम यहाँ पर रखते, ठीक है। कहने का मतलब कि रिलेटिव क्लॉज के एंड में रख सकते हैं प्रीपोजिशन को, अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुज, होम या विच से विच दिया हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट, निशा हुज सिस्टर आई यूज टू शेयर माई प्रॉब्लम्स हैज़ गॉन टू कोलकाता विथ, ठीक है। निशा जिसकी बहन के साथ मैं प्रॉब्लम शेयर किया करता था, हैज़ गॉन टू कोलकाता विथ, वो कोलकाता चली गई, विथ। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन लास्ट में यूज आया है और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को, मतलब ये क्या सेंटेंस सही है कि गलत है? क्या ये सेंटेंस मैं यहाँ पर ये जो लिखा हूँ ये गलत नहीं है, मतलब एंड में यूज़ करेंगे तो गलत है, सेंटेंस ये सही है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे कैसे? देखिए, निशा हुज सिस्टर, तो यहाँ पर हम हुज के पहले विथ को हम ला सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर ये गलत हो गया, इसको हटाकर यहाँ पर हम विथ को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। निशा विथ हुज सिस्टर आई यूज टू शेयर माई प्रॉब्लम्स हैज़ गॉन टू कोलकाता, हमारा फुल स्टॉप यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो फिर से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब ये सेंटेंस जो है रिलेटिव क्लॉज वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस, और कहाँ तक जा रहा है? हुज सिस्टर आई यूज टू शेयर माई प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर से यहाँ से हैज़ से दूसरा पार्ट जो है सेंटेंस का वो जुट रहा है, आप इसको एडिशनल पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो निशा, अगर हम विथ को यहाँ नहीं यूज़ करते, ये हमारा सही है, ठीक है, हमको यहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं, ये हम प्रीपोजिशन को यहाँ लगा सकते हैं, हुज के पहले लगा सकते हैं, या फिर निशा हुज सिस्टर आई यूज टू शेयर माई प्रॉब्लम विथ, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो हम दो जगह लगा सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज के एंड में
मैं फिर से कह रहा हूँ, रिलेटिव क्लॉज के एंड में हम लगा सकते हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आप लगा सकते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन सेंटेंस में जरूरी नहीं कि सेंटेंस के एंड में ही। हाँ, हमारा सेंटेंस अगर यहीं पर खत्म हो जाता तो हम यहीं पर लगा देते, ठीक है। कुछ कुछ जैसे कि सेंटेंस में, जैसे कि यही सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में हम एंड में लगाए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है फिर से एक एक्स्ट्रा पार्ट, ये तो एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट जो है सेंटेंस का वो जुटा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि इस प्रीपोजिशन के लिंक इससे नहीं है, ठीक है ना। इस प्रीपोजिशन का लिंक जो है इससे है, ठीक है ना, निशा की बहन के साथ, निशा विथ हुज सिस्टर, ठीक है। तो इसलिए हम प्रीपोजिशन इसको, इसका इस प्रीपोजिशन का यूज जो है हम इसके लिए करेंगे, ठीक है। और ये एक किसको क्वालिफाई कर रहा है, सिस्टर को। सिस्टर क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और इसी के लिए ये प्रीपोजिशन जो है विथ जो है हमारा आया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आप एंड में रिलेटिव क्लॉज के एंड में यूज़ कीजिए या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वी हैव गॉट अ बॉल विथ दैट वी कैन प्ले। हमने एक बॉल पाया, ठीक है, जिसके साथ हम खेल सकते हैं। तो हमने एक बॉल पाया जिसके साथ हम खेल सकते हैं, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो जिसको बॉल मिला एक, तो वो बोल रहे हैं कि हम इस बॉल के साथ खेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सभी में टिक मारा, लेकिन दैट में टिक नहीं मारा। क्यों? क्योंकि दैट जो है ये अमेरिकन में ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में बहुत कम, या फिर ब्रिटिश इंग्लिश जो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं वो उसमें कम यूज़ होता है। तो अगर दैट के साथ आप प्रीपोजिशन यूज़ करें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट के साथ अगर आप प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एंड में यूज़ करना पड़ेगा। दैट के साथ आपको एंड में यूज़ करना पड़ेगा, एट द एंड, ठीक है। सेंटेंस के एंड में आप बोलें या फिर रिलेटिव क्लॉज के एंड में आपको यूज़ करना पड़ेगा। वी कांट यूज़ प्रीपोजिशन जस्ट बिफोर दैट। बिफोर के पहले हम यूज़ नहीं कर सकते हैं दैट को। यानी कि वी हैव गॉट अ बॉल विथ जो प्रीपोजिशन है दैट के पहले आया है, इसका मतलब ये गलत है, हम इसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वी हैव गॉट अ बॉल दैट वी कैन प्ले, यहाँ पर हो जाएगा विथ, तो हमारा सेंटेंस अब सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, वी हैव गॉट अ बॉल दैट वी कैन प्ले विथ, जिसके साथ हम खेल सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है जिसमें ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, हु, हुज, होम, व्हिच, दैट, मैंने सभी चीज प्रोनाउन को टच किया और आपको बताया कि किस तरह से आप रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका यूज़ उस प्रीपोजिशन के साथ कर सकते हैं, और प्रीपोजिशन का प्लेस क्या होगा, आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हाँ, एक और बात कि यहाँ पर आप देखें, ये जो है ए बॉल, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है इस विथ का, विथ का कॉम्प्लीमेंट है, विथ का कॉम्प्लीमेंट है, ये विथ का जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो देखेंगे कि इसी का रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम लोग इस पर लगातार कुछ दिनों से डिस्कस कर ही रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ इसके पार्ट बाकी हैं, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी पार्ट बाकी है बहुत वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको मिस ना करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो जो है लाता रहता हूँ, और किसी भी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे साउंड एंड हैप्पी। थैंक यू।